ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करना है हमें? एक चार्ज को Q नॉट को B से A तक लेके गए, पूछा आपसे बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना है। अब देखिए इन दो क्वेश्चन में एक ही बात का डिफरेंस है। यहाँ पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ये क्या है। हमने जब पोटेंशियल की बात करी थी तो हमने बोला कि यहाँ पे अगर एक चार्ज Q रखा हुआ है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे कोई पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस R है, यहाँ पे पोटेंशियल P होगा KQ/R। और हमने क्या बोला था कि यहाँ अगर एक टेस्ट चार्ज को, लेट्स से 1 कूलम्ब चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आते हैं तो कितना वर्क करते हैं, उसी वर्क को आप बोलेंगे पर कूलम्ब चार्ज या पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये जो वर्क किया वो आपने किया, और आप जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, आपने क्या, क्योंकि ये जो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा। इसे अगर पास में लेके आना है तो आपको पीछे से पुश करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो आपने वर्क किया उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफाइन हुआ। तो ध्यान रखिए, जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पूछा जाता है तो आप सीधा लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा V। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये बात हमने mg वाले केस में भी समझी थी कि अगर मैं एक पेन को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके जाता हूं तो मैंने जो वर्क किया वो था mg इंटू एच, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और मैंने इस पे फोर्स भी ऊपर लगाया था। mg के बराबर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट h किया, इस पे वर्क किया मैंने mgh। लेकिन इस पूरे मोशन के दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो तो नीचे की तरफ लग रहा था, और जब फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो क्या वर्क डन नेगेटिव आता है? यस। तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने किया उसका ठीक अपोजिट वर्क इस फोर्स फील्ड ने किया। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसका जस्ट अपोजिट वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में अगर आपसे एक्सटर्नल पूछा गया है तो Q डेल्टा V सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है तो माइनस साइन यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें कि B से A तक गए तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Q नॉट इंटू डेल्टा V। डेल्टा V फाइनली A पे गए, B से गए थे तो VA माइनस VB। ठीक है, देख लीजिए फाइनल आप पहुंचे थे A पे, कहां से? B से। तो B से A जाने पे VA माइनस VB आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके लिए अपने को पोटेंशियल्स चाहिए ए पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो दो चार्जेस हैं, दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएंगे। इसकी वजह से जब पोटेंशियल लिखना पड़ेगा तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ऐसे इसकी वजह से पोटेंशियल चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए। 3 and 4 विल गिव यू 5, तो ये दोनों डिस्टेंसेस है 5 मीटर्स के बराबर। डिस्टेंसेस पता चल गई, दो चार्जेस हैं उन दोनों की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं KQ/R प्लस KQ/R। और ध्यान देखें तो Q Q और दोनों डिस्टेंसेस भी सेम है तो ट्वाइस अपन कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ KQ/R। तो नेट पोटेंशियल एट A कैन बी रिटन इज, ये हो जाएगा Q नॉट 2 टाइम्स KQ/R। R इज 5 माइनस, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट B की। तो देखो B कहाँ है? B है यहाँ पे इन दोनों के ठीक बीच में, Q और Q के ठीक बीच में यहाँ पे है पॉइंट B। इस पे पोटेंशियल जब देखना है तो ये सेम चार्जेस Q और Q, इनके डिस्टेंसेस भी सेम है यहाँ से 3 and 3। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स KQ/3। ठीक है, KQ/R तो KQ/3। तो अपन B का पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स KQ/3। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। दिस विल गिव यू 2KQ नॉट 1/5 minus 1/3. So your answer should be LCM आया 15, इधर से आया -2 तो -4KQ नॉट बाय 15। ये आपका आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब
बात करते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो ये आपका आंसर आएगा प्लस 4k क्यू नॉट बाय 15। ये आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ध्यान से देखो तो अपने को पता है, हमें क्या पता है कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का वर्क डन मतलब होता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना। अगर फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो हम कहेंगे कि वर्क डन नेगेटिव है। सोचो एक्सटर्नल ने वर्क डन नेगेटिव किया, इसका मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट उसने फोर्स लगा के रखा। ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। बीच में अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज रख दोगे और इसे अगर यहाँ पे लेके जाना है, तो भैया ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, यही इसको रिपेल कर देंगे यहाँ तक के लिए। क्या बाहर से आपको इसको पुश करने की जरूरत पड़ेगी या इसको रोकने की जरूरत पड़ेगी कि भैया आगे मत भाग जाना? इसे हमें रोकने की जरूरत पड़ेगी, फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये दोनों इसको रिपेल करेंगे ऊपर की तरफ। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन आया है वो पॉजिटिव आया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, उसका वर्क डन पॉजिटिव है। जबकि एक्सटर्नल का वर्क डन आया है नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था इस तरफ, एक्सटर्नल को पीछे पकड़ के रखना पड़ा भैया कि भागना मत, इसलिए उसका वर्क डन आया नेगेटिव। तो ये दोनों बातें यहाँ से अपने को समझ में आनी चाहिए कि जब भी आपसे एक्सटर्नल की बात करें, आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्यू डेल्टा वी, लेकिन आपसे जब भी बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो माइनस ऑफ क्यू डेल्टा वी शुड बी योर आंसर। तो ये दोनों बातें यहाँ पे क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चलिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। अब जल्दी से मुझे बता देंगे कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। वी एट द सेंटर कितना है, सारे चार्जेस बराबर हैं, क्यू क्यू। ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए। जल्दी से बताएंगे पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे पूछा है, चारों की वजह से पोटेंशियल सेम आने वाला है, तो एक का निकालो, मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, आंसर बताओ जल्दी से। फोर रूट टू के क्यू बाई ए। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हमें क्या चाहिए कि यहाँ से किसी एक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। अगर एक की डिस्टेंस मिल गई, ये अगर आर है, अगर आर पता चल गया तो अपन चारों की वजह से लिख पाएंगे। आर कैसे पता चलेगा, तो ये आर है तो ये डिस्टेंस भी आर है, तो ये ट्राइंगल बन गया आपके पास। दिस इज अ ट्राइंगल। इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया 2r, और बेस और ये हो गया ए और ए। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं दिस 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से मिला 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से आपको कितना मिल गया, आर इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। आर मिल गया ए बाय रूट टू। लिखना है अपने को पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स किसी एक का, तो के क्यू बाय आर, एंड आर इज ए बाय रूट टू, तो रूट टू ऊपर आ जाएगा 4 रूट टू के क्यू बाय ए। दिस इज योर आंसर, पोटेंशियल एट द सेंटर। आसान सा क्वेश्चन है बहुत। अब ऐसे कोई भी आपको शेप देते हैं, कोई भी ज्योमेट्री देते हैं, अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसा कि ये एक एक्स एक्सिस पे या ओरिजिन पे बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर अरेंज्ड है, इस तरीके से चार्जेस हर पोजीशन पे अरेंज्ड है। ठीक है, कैसे कैसे हैं, तो 1 मीटर, 2 मीटर, आगे 4 मीटर, आगे 8 मीटर, 16 मीटर्स, इस तरीके से आगे तक इन्फिनिटी तक अरेंज्ड है।
ओके, हर एक पे चार्ज रखा है +1 कूलम। आपसे पूछा गया कि बताइए पोटेंशियल एट द सेंटर या एट द ओरिजिन कितना है, पोटेंशियल एट द ओरिजिन कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। डिस्टेंस का ध्यान रखना है, ये 1 2 4 8 16 इस तरीके से अरेंज्ड है ये, और अप टू इन्फिनिटी तक है। n टाइम्स के ओरिजिन पे क्यू। बताइए, n तो इन्फिनिटी है, और तेरा आंसर तब भी गलत है। क्या लिखोगे? तो अगर मैं फर्स्ट चार्ज की वजह से लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा k q by r is 1। दिस इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज, यहाँ इसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस 1 मीटर है, चार्ज 1 कूलम है, ये लिख लिया। सेकंड चार्ज की वजह से लिखूं तो उसका भी चार्ज तो 1 कूलम है, डिस्टेंस 2 मीटर्स हो गई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे k1/2। ठीक है, तीसरे के लिए लिखूंगा तो k1/4, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 4 मीटर्स। ऐसे फोर्थ के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा k3/8, तो k1/8, फिर लिखूंगा k1/16, और ऐसे ये इंफिनिटी तक चलती रही सीरीज। इन सबको अपने को ऐड करना है, तो k अगर कॉमन ले लिया तो बचा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इंफिनिटी। ये कैसी सीरीज है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है? AP। जीपी है ये, दिस इज अ जीपी। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि एक ऐसी सीरीज जिसमें एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता चले हर टर्म से। तो जैसे देखो, मैं यह बोलूंगा कि अगर मैं ये फर्स्ट फैक्टर, ये फर्स्ट नंबर है 1, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ हाफ को, तो क्या आपको ये मिल जाएगा? यस, 1 × ½ विल गिव यू हाफ। अब ये जो नंबर है इसमें मैं फिर से हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? 1/4। यस, 1/4। अच्छा, ये जो नंबर आया मैं फिर से इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 1/8। यस, 1/8। अगर ऐसी एक सीरीज चल रही है जिसमें हर एक जो टर्म है उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस सीरीज को बोलते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसका जो सम का फॉर्मूला है वो उसका ध्यान रखना है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी is equal to a by 1 minus r. This is sum of an infinite GP. Sorry, इस फॉर्मूला को अलग से रख लेते हैं, जहां पे a है फर्स्ट टर्म, a is the first term and r is the common factor. r is the common factor, ठीक है। तो अगर ये वाली जीपी में उठाऊं जो अपने पास क्वेश्चन में है, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट में है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है फॉर दिस? फर्स्ट टर्म इज 1, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म 1। और कॉमन फैक्टर अभी मैंने आपको बताया कि आप डिवाइड कर दीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको मिल रहा है हाफ। आप सब में हाफ हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अगला अगला आपको मिलता चला जाएगा। 1 × ½ हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4, 1/4 इंटू हाफ 1/8, 1/8 इंटू हाफ 1/16, ये चलता रहेगा आगे। तो कॉमन फैक्टर यहाँ का जो हो गया वो हो गया हाफ। तो ये जो सम आएगा, यहाँ से अपन सम बता सकते हैं, ये आएगा a/1 minus r, ये तो सम आया 2। दिस इज द सम। अब इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका जो फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा वो k इंटू 2, आंसर इज 2k। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। सो नीट वाले बच्चों को भी देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन कुछ बेसिक बातें इसकी ध्यान होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसा सीरीज बना के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यस, अगर ऐसा एक सीरीज आपको मिलता है जहां पे कॉमन फैक्टर्स चल रहे हैं
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसका जो सम होता है वो होता है a बाई 1 - r। मैथ्स वाले बच्चे तो खैर डिटेल में पढ़ते हैं पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उनके रिलेशंस भी, बट बायो वाले बच्चों को ये बेसिक फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं हमेशा। तो इनफाइनाइट जीपी का सम a बाई 1 - r, a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है ऐसा कुछ कि यहाँ पे एक ऐसी रॉड रखी हुई है, इस टाइप की एक रॉड है। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, या सॉरी ए इज द डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट है पी और इस रॉड की जो लेंथ है वो है एल। इस पूरी रॉड पे जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलॉम पर मीटर। रिमेंबर लैम्डा कूलॉम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी, पूरी रॉड पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा कूलॉम पर मीटर से। तो आपसे पूछा गया बताइए पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये कितना है। याद कीजिए ये हमने फील्ड के केस में भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा। तो दिस रॉड इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो आप सीधा के क्यू बाई आर मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में पॉइंट चार्ज कैसे कंसिडर करते हैं, एलिमेंट लेके। तो एक एलिमेंट लीजिए, उसकी वजह से पोटेंशियल लिखिए, फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए। ट्राई करो। क्या करते हैं, यहां से एक्स पे आके एक एलिमेंट लेते हैं dx का, एक्स पे आके dx का एक एलिमेंट ले लिया। ये जो dx है एलिमेंट, इसका चार्ज है dq, छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज इसको कंसिडर किया जा सकता है। एंड दिस dq कैन बी रिटन इजीली एज लैम्डा इनटू dx। ऐसा क्यों, क्योंकि लैम्डा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ का मल्टीप्लाई करूंगा तो चार्ज मिल जाएगा। मुझे अगर इतनी लेंथ का चार्ज चाहिए तो मैंने ये लेंथ मल्टीप्लाई कर दी लैम्डा में, तो मुझे इसका चार्ज मिल गया, dq इक्वल टू लैम्डा dx। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे, सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq, ये कितना आएगा। तो हम जानते हैं कोई पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आराम से लिखा जा सकता है, तो उसको मैं लिखता हूँ dv इज इक्वल टू k dq बाई x। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पे है, इससे x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है p, पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे k q बाई x, सो k dq बाई x, दिस विल गिव यू दिस एलिमेंटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट p। अपने को चाहिए पूरा पोटेंशियल, तो पूरा करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। सो v नेट या v एट पॉइंट p इज इक्वल टू इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल k dq बाई x। dq के वैल्यू डालता हूँ लैम्डा dx, तो आएगा इंटीग्रल k लैम्डा dx बाई x। अपने को यहाँ पे वेरिएबल है x, है ना, इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हो, x के साथ, तो लिमिट रखनी पड़ेगी x की। x आपने मेजर किया यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो x की लिमिट कैसे रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम रखते हैं। तो पहला जो चार्ज आपको मिला वो यहाँ के मिला, दिस इज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द चार्ज। लास्ट चार्ज आपको मिलेगा यहाँ चल के, यहाँ पे चार्ज खत्म हो गया, इसके बीच में सारा चार्ज है। तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, क्योंकि ये डिस्टेंस a के बराबर है, एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू a प्लस एल, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस a प्लस एल के बराबर है। तो लोअर लिमिट जहां पहला चार्ज एनकाउंटर हुआ यहाँ पे, फाइनल चार्ज एनकाउंटर यहाँ पे हुआ, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं a प्लस एल। सो लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज a प्लस एल। ये आपने पुट कर दिया, इंटीग्रेशन करते हैं तो k लैम्डा कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1/x का इंटीग्रेशन इज ln x, 1/x का इंटीग्रेशन इज ln x। तो k लैम्डा पुट करते हैं अपर लिमिट पहले, तो मिलेगा a प्लस एल, फिर पुट कर लेंगे लोअर लिमिट तो मिलेगा a,
हम जानते हैं ln में ln a minus ln b will give you ln a by b. So इसे लिखा जा सकता है k lambda ln of a plus l by a. This is your final answer for the potential at point P. K lambda ln a plus l by a. ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको समझ में आ जाने चाहिए, और आपको करने का तरीका भी खुद से आप इसको कर लेने चाहिए अब तक, क्योंकि मैंने इसको बहुत। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो? यस और नो? क्या यहाँ तक सारा क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए, तो अब अपन वही सारी चीजें वापस करते हैं। एक रिंग के केस में क्या होगा, फिर डिस्क के केस में क्या होगा, और ऐसे अपन थोड़ा थोड़ा इसको फिर से करते हैं। तो रिंग के केस में अगर बात करें, एक कंप्लीट रिंग है। इस कंप्लीट रिंग का जो चार्ज है वो Q है, उसका जो रेडियस है वो R है। आपसे पूछा गया, बताइए सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, पहला क्वेश्चन। अगर ये रिंग मैं हाफ रिंग कर लेता, अगर इसी को मैं एक हाफ रिंग बना दूं, तो आपसे पूछा गया, बताइए अब पोटेंशियल कितना होगा एट द सेंटर। चार्ज इस पे मान लीजिए Q है, अभी भी सेकंड केस लेते हैं, चार्ज Q है, रेडियस R है, इस केस में कितना होगा? ये चलिए इसे Q/2 ले लेते हैं, चार्ज चार्ज Q/2 हो गया। कितना होगा पोटेंशियल, जल्दी से बताइए सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सेंटर पे 0, है ना, क्योंकि हमने बोला था कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट चार्जेस आप लेंगे, सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से जो सेंटर पे फील्ड आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज का फील्ड इधर आया, तो इसके जस्ट अपोजिट एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे, उसका फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो सारे फील्ड मिला के कैंसिल हो गए थे, सेंटर पे नेट फील्ड आया था 0। बट यहाँ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, सारे ऐड होते चलेंगे। तो आप जो भी पॉइंट चार्ज लेंगे उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखेंगे, फिर इसकी वजह से लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे, सबकी वजह से ऐड होता चलेगा। तो लिख सकते हैं आप, अगर एक डी क्यू, मैं छोटा सा चार्ज लेता हूँ यहाँ पे डी क्यू, तो मैं लिखता हूँ डी वी इज इक्वल टू क्या, के डी क्यू बाय आर, आर इज द रेडियस। ये सेंटर पे होगा छोटे से चार्ज की वजह से। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो के और आर तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रल डी क्यू इज नथिंग बट टोटल चार्ज क्यू, तो आपको मिल जाएगा वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में आसानी से। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रिंग इज के क्यू बाय आर। ऐसे ही अगर इस हाफ रिंग के केस में बात करें, तो फिर से ऐसा ही केस है कि इसमें जो हर एक पॉइंट चार्ज है, सारा का सारा पॉइंट चार्ज यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से। आप कोई भी छोटा सा चार्ज उठा लो, वो इससे आर डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली जब आप पोटेंशियल ऐड करोगे तो सारे चार्जेस ऐड हो जाएंगे। जब सारे चार्जेस ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा के Q/2/R। टोटल चार्जेस Q/2, तो यहाँ Q/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा सेंटर पे। तो बेसिकली जब भी आप पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो अगर हर एक पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस उस पॉइंट से जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां से सेम है, तो सीधा सीधा आप चार्जेस को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर वाली डायरेक्शन वाली तो कोई झंझट है नहीं, सीधा एडिशन करना है। तो ये इस तरीके से आराम से निकाला जा सकता है। अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए अगर कि रिंग है, रिंग के एक्सियल उस पर बताइए। इस पॉइंट पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे एक पॉइंट P है, पॉइंट P पे कितना होगा। दिस डिस्टेंस इज लेट्स से x ले लेते हैं, इसके रेडियस है आपके पास r, टोटल चार्ज इस पे जो है वो है Q। ठीक है, यह है। अब आपसे पूछा गया, बताइए P पे पोटेंशियल कितना होगा। तो फिर से क्या करना है, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था तो इसको इंटीग्रेट किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब कैसे किया था, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसा, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसा,
फिर इसके कंपोनेंट ये वाले तो आपस में कैंसिल हो गए थे, ये वाले दोनों ऐड हो गए थे, फिर इन कंपोनेंट्स को अपन इंटीग्रेट करके अपना फाइनल आंसर बताया था। बट क्योंकि पोटेंशियल में वेक्टर्स की कोई बात है ही नहीं, सीधा सीधा अपने को सम करना है। और जब सम करेंगे तो देखो, आप इस पूरी पेरीफेरी पे कोई भी पॉइंट चार्ज ले लो, आप चाहे यहाँ एक पॉइंट चार्ज ले लो, उसका डिस्टेंस आप देखोगे आर और एक्स के करस्पॉन्डिंग ये स्मॉल आर आपको डिस्टेंस मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है। आप चाहे यहाँ पे एक ले लो, तो रेडियस ये एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी आपको स्मॉल आर सेम मिल जाएगा। आप चाहे इधर से कोई पॉइंट चार्ज उठा लो, तो ये रेडियस और फिर वापस डिस्टेंस एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको सेम डिस्टेंस आर मिल जाएगा। तो इस पूरी पेरीफेरी का हर एक पॉइंट इस पी पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। जो जब डिस्टेंसेस सेम है तो अगेन हम बात कर सकते हैं पोटेंशियल निकालना आसान हो जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सीधी सीधी बात हो जाएगी कि के क्यू बाय आर विल गिव यू द नेट पोटेंशियल, क्योंकि हर एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस आर पे वो पॉइंट पी रखा हुआ है। तो अपन आराम से बात कर सकते हैं, दिस के क्यू एंड पॉइंट ये आर स्मॉल आर कैन बी रिटन एज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। खत्म, इतनी सी बात है, कोई इंटीग्रेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, यस और नो? यस सर। चलिए, तो आज इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर अपन बात करेंगे कुछ और ऑब्जेक्ट्स की वजह से पोटेंशियल के नेक्स्ट क्लास में। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। एक रिंग यहाँ पे है, इससे पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस है यहाँ से √3r, और इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है दिस इज √8r। ये दो डिस्टेंसेस आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक, और वो वहां तक। आपसे बोला गया कि इस ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ था, इस ए पॉइंट पे एक चार्ज था, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, पॉइंट ए, यहाँ पे एक चार्ज था, दिस चार्ज वाज q0 एंड मास m, चार्ज q0 मास m, ठीक है। और इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है, वो रिंग पे टोटल चार्ज है q। आपसे पूछा गया कि अगर इस चार्ज को यहाँ से रिलीज किया गया, रिलीज्ड, तो बताइए जब ये बी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी of charge q0 when it reaches point P। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात तो, क्योंकि ये इस रिंग पे सॉरी, इस रिंग पे टोटल चार्ज q है और यहाँ भी चार्ज q0 है, रिपेल होगा तो ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, इस तरफ मोशन में आ जाएगा। मोशन में आएगा तो आपसे पूछा यहाँ पे बताइए वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे ले लेता हूं ताकि पूरा अपन यही कर पाए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि मैं इस पे बताऊं कि कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और फोर्स निकालेंगे कैसे, फोर्स हम जानते हैं, मेथड 1 में यहाँ लिख रहा हूँ, मेथड 1 F इक्वल टू QE, ठीक है। और E बिकॉज ऑफ रिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो जो फॉर्मूला होता है वो x के साथ वेरी करता है, मतलब वो जैसे जैसे चार्ज यहाँ से दूर जाएगा वैसे वैसे फोर्स वेरी करेगा। तो फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी वेरिएबल आएगा। और वेरिएबल एक्सेलरेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है E इज इक्वल टू V dv बाय dx, और यहां से आप इसको लिखेंगे v dv इज इक्वल टू a dx, और a कितना आएगा, a आएगा QE बाय m इंटू dx v dv।
फिर आप इसको करेंगे इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से वेलोसिटी v तक। ये तरीका है पहला तरीका, जो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहां पे रिंग के केस में फॉर्मूला याद करो, नीचे आता था r² + a² की पावर 3/2। तो इंटीग्रेशन लंबा जाएगा, फिर लिमिट्स रखोगे, बहुत मुश्किलें आने वाली है वहां पे। इसका जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है, प्यारा सा छोटा सा तरीका है, और ये तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका, ये तरीका क्या कहता है, तो भैया ये तरीका कहता है कि जब ये चार्ज Q यहाँ से रिलीज होगा तो इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है मतलब इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और जब ये इस पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी v वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आई होगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी आई जितनी, ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है लगातार इस पे फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगातार फोर्स लगा रहा है, तो इस पे वर्क डन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, और इस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी इसको मिली वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। और हम जानते हैं कि वर्क डन एक फील्ड में कितना होता है, Q इंटू डेल्टा वी। तो बड़ी आसान सी बात हो गई अपने पास। अपन क्या कर सकते हैं, Q डेल्टा वी यहाँ पे लिख सकते हैं, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। तो Q डेल्टा वी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते थे, इसी को हमने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज ऑल्सो वर्क एनर्जी थ्योरम, कि नेट वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो नेट वर्क डन, यहाँ पे एकमात्र फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका वर्क डन यहाँ पे देखा जाना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अपन यहाँ यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन अभी मैंने आपको बोला था कैन बी गिवन एज माइनस ऑफ Q0 इंटू डेल्टा वी, है ना। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक एक्सटर्नल का वर्क डन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन। एक्सटर्नल का वर्क डन था Q डेल्टा वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का था माइनस Q डेल्टा वी। सो माइनस Q0 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। यहां से आप अपना आंसर बता पाएंगे अब। तो ये हो जाएगा माइनस Q0 potential at B minus potential at A is equal to kinetic energy at B minus kinetic energy at A। ठीक है, पोटेंशियल एट B, अभी आपने बताया रिंग की वजह से एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया। देखिए कितना प्रूव किया था, ये फॉर्मूला आपने प्रूव किया था, KQ/√r² प्लस x²। ये फॉर्मूला अभी आपने प्रूव किया है यहाँ पे, दिस वन, KQ/√r² प्लस x²। तो अब इसको अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q0 KQ/√r² प्लस x। b की जो डिस्टेंस है वो है √8r का स्क्वायर, माइनस KQ/√r² प्लस a की जो डिस्टेंस है वो है √3r का स्क्वायर। ये होगा माइनस Q इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज वॉज 0। तो ये जो आपके पास पूरी इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन से आप अपना v कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसको आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये 3r² हो जाएगा, ये 8r² हो जाएगा, यहाँ से बनेगा टोटल 4r², यहाँ से बन रहा है 9r², बाहर आएगा तो इधर से 3r बाहर आ जाएगा, इधर से 2r बाहर आ जाएगा। अब अपना आंसर यहाँ से आराम से बता पाएंगे। ठीक है, तो आप इससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फाइनल आंसर आप मुझे बताइएगा कितना इसमें आंसर आ पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।